everyone a very good afternoon, and I'm really feeling lucky to be here. And I hope so, and I wish that जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, even you guys will feel lucky. So, as ma'am introduced, I'll just give a brief. I'm a NLP coach, a memory trainer, a money coach, a wellness coach, and a graphologist. Then इन सारे टॉपिक्स में से मैंने यही एक टॉपिक क्यों चूज किया, मेमोरी मास्टरी का। आई जस्ट रेड अ कोट, मैंने एक कोट पढ़ा था एक बार कहीं पे कि लाइफ इज नथिंग बट अ मेमोरी। तो अगर लाइफ एक मेमोरी ही है तो इस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कराना किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी जरूर है। एंड मैंने देखा कि जब भी बात स्टूडेंट्स की आती है, मैंने ये जो पूरा प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स के लिए अरेंज किया, जब भी मैंने देखा है कि बात स्टूडेंट्स की आती है ना, तो सब उनको ये चीज बताने में बिजी हो जाते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, एंड व्हाई टू डू। आप 4 घंटा पढ़ोगे तो इतने मार्क्स आएंगे, 6 घंटा पढ़ोगे तो इतने मार्क्स आएंगे। मैंने देखा कई बार इन्हीं चीजों की वजह से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, एज अ मेंटर, एज अ कोच, मेरा आज ये काम नहीं होगा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये दुनिया कैसी है, बल्कि मेरा ये काम है कि मैं आप लोगों को गाइड करूं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। एंड एग्जैक्टली उसी तरह आप लोग किस तरीके से अब तक पढ़ रहे थे, अब तक पढ़ रहे हो, इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज मेरी ये जिम्मेदारी होगी, मेरा ये काम होगा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हाउ शुड वी स्टडी। सो अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज हाउ, कैसे हम कर सकते हैं ये चीजें। ठीक है, आर यू गाइज विथ मी? इफ यस, जस्ट टाइप रेडी इन योर चैट बॉक्स प्लीज, एवरीवन, इवन द टीचर्स कैन डू इट, इवन स्टूडेंट्स कैन डू इट, एवरीवन just type ready in your chat box. Let us see how should we study. Okay, I've got some ready. Okay, so let us start guys. So काफी बार जब मैंने पूछा हुआ है बच्चों को कि स्टडी का मतलब क्या होता है, एक चीज याद रखिए, हम लोग हमारी पढ़ाई को, मतलब किताबों को अगर हम थोड़ा सा साइड रखें ना, तो हम लोग जिस दिन से हम लोग पैदा होते हैं उस दिन जब तक हम बोलते हैं ना, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, दैट इज वी लर्न। हम हमेशा लर्निंग करते हैं, कोई ना कोई चीज हम हमेशा सीखते रहते हैं। तो जब भी हम स्टडी की बात करते हैं, एक चीज याद रखना, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू लर्न। एंड अगर मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछूं, सारे टीचर्स से, पेरेंट्स जो भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, एक वर्ड में व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग इन योर चैट बॉक्स। अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है, इन योर चैट बॉक्स लर्निंग का मतलब क्या होता है? टू ग्रास्प, वेरी गुड, टू ग्रास्प, some views, or gaining something. Okay, gaining something is to grasp, gaining something, remember anything. Okay, मैंने जब मैं सवाल पूछता हूँ ना, तो काफी लोग मुझे बोलते हैं कि नॉलेज लेने का मतलब होता है लर्निंग। जैसे यहाँ पे आज मुझे मिला गेनिंग समथिंग, एक्सपीरियंस, रिमेंबरिंग समथिंग। चलो मैं आप लोगों को इस चीज को ना एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इमेजिन करो आप लोग एक कार के शोरूम में जाते हैं और एक खूबसूरत सी कार आपके सामने खड़ी है, एक खूबसूरत सी कार आपके सामने खड़ी है, और वहां पे एक आदमी जो उस कार को बेच रहा है, उसने आपके हाथ में एक बुक दे दी जिसके जिसके अंदर उस कार के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है। इमेजिन करो कि आप लोग उसमें से कुछ लोग वो चीजों को पढ़ लेते हैं, कुछ लोग उन चीजों को लिख लेते हैं, और कुछ लोग उन चीजों को समझ भी लेते हैं। तो आपका लर्निंग हो गया, आपका रीडिंग हो गया, आपका राइटिंग हो गया, और साथ में ही चलो कुछ लोगों ने इसको तो अंडरस्टैंडिंग भी कर लिया, तो अंडरस्टैंडिंग भी हो गया। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या इसका ये मतलब है कि अगले दिन आप वो कार चलाना सीख जाओगे? यू थिंक कि आप वो कार चलाना सीख जाओगे? नो, ऑफ कोर्स द आंसर विल बी नो। हम नहीं सीख सकते। और हमें हमेशा कहा जाता है कि लर्निंग मतलब समझो, इसको कुछ लोग लिखना बोलते हैं, कुछ लोग पढ़ना बोलते हैं। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। और हमेशा कहा जाता है कि लर्निंग करने के लिए ना कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट। सोचो आप अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते रहिए तो क्या इज इट पॉसिबल कि आप वो कार चलाना तुरंत सीख जाओ? आंसर विल बी नो। हमेशा हम बच्चों को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट वाइल यू लर्न, वाइल यू स्टडी। बट फिर एक बार, क्या बच्चों को ये पता है कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेट, या कैसे करते हैं कॉन्सेंट्रेशन? क्योंकि ये हमेशा बोला जाता है कि ये बहुत जरूरी है कुछ कोई भी चीज लर्न करने के लिए। चलो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिना कंसंट्रेशन के भी कैसे लर्निंग हो सकती है। एक चीज हमेशा याद रखना, हम लोगों बचपन में साइकिल सीखी हुई है, कुछ लोगों ने स्विमिंग सीखी हुई है। क्या हमने कहीं पे लिख के रखा कि कैसे करना है इस चीज को?
क्या हमने कहीं पे इसको रट्टा किया कि कितने स्पीड पे हम लोगों को पेडल मारना है या कितने स्पीड पे हम लोगों को स्ट्रोक्स देने हैं? नहीं। और बिना कंसंट्रेशन के उस चीज को हम लोगों ने लर्न कर दिया। क्यों? कि उस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है। हमेशा याद रखना, हमारा माइंड उन्हीं चीजों को लर्न करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है। और अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, किन चीजों में आएगा उसको इंटरेस्ट? तो एक चीज हमेशा याद रखना, उसको उसी चीजों में इंटरेस्ट आएगा जिसके साथ उसका एक एसोसिएशन है। अगर मैं बच्चों के हिसाब से इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो एक रात पहले कितने भी बारिश आए, अगर दूसरे दिन सुबह स्कूल को छुट्टी नहीं मिलती है, तो बारिश क्या ही काम की। क्योंकि एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो छुट्टी में, एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो छुट्टी में, उसको बारिश से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो एसोसिएशन है वो छुट्टी में, उसको बारिश से कोई लेना देना नहीं है। और जब भी हम एसोसिएशन की बात करते हैं, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक टॉपिक सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एसोसिएट कर सकते हो। जी हाँ, कैसे आप एसोसिएट कर सकते हो। चलो इसके लिए मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आपको उसको चैट बॉक्स में आंसर करना है। इमेजिन करो कि आपके एरिया में दो मूवी थिएटर है, दो मूवी थिएटर है, दोनों में सेम मूवी लगी हुई है, दोनों आपसे सेम पैसे भी ले रहे हैं। लेकिन एक जो मूवी थिएटर है उसमें कलर्ड मूवी लगी हुई है, और दूसरा जो थिएटर है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट मूवी लगी हुई है। आप कौन सा देखना पसंद करोगे, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट? कलर्ड, ऑफ कोर्स कलर्ड। क्यों? क्योंकि हमारा, हमेशा याद रखना, हमारा माइंड सबसे पहले कलर के साथ एसोसिएट करता है। हम अगर किसी शॉप के, किसी दुकान के बाहर से जा रहे होंगे ना, और हम वहाँ पे कोई नए कपड़े देखे, टॉप देखे या शर्ट देखे, हमारा माइंड सबसे पहले उसके कलर से इम्प्रेस होता है। फिर देखते हैं हम वो कितने पैसों का है, उसकी ब्रांडिंग क्या है, लेकिन हमारा माइंड सबसे पहले किससे एसोसिएट करता है? कलर से। चलो इस कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इमेजिन करो कि आप लोगों के एरिया में वो दो मूवी थिएटर है, दोनों में सेम मूवी लगी है, सेम पैसे वो लोग आपसे ले रहे हैं। इस बार दोनों कलर्ड है, ठीक है, इस बार दोनों कलर्ड है, लेकिन एक जो थिएटर है उसमें साउंड प्रॉपर आ रहा है और दूसरे में म्यूट है। आप कौन सा देखना पसंद करोगे, साउंड वाला या म्यूट वाला? साउंड वाला या म्यूट वाला? ऑफ कोर्स साउंड वाला। हमारा माइंड कलर्स के बाद साउंड के साथ एसोसिएट करता है। जब मैं इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाए, तो चलो इसको, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इमेजिन करो वही दो थिएटर, सेम मूवी सेम पैसे, इस बार दोनों में कलर्स भी है और दोनों में साउंड भी प्रॉपर आ रहा है। लेकिन एक जो मूवी थिएटर है ना, उसमें एक के बाद एक कंटिन्यूअस फ्रेम ऑफ मूवी आ रहा है, और एक जो है उसमें सिर्फ फोटोज आ रहे हैं। आप कौन सा देखना पसंद करोगे, फोटोज वाला या कंटिन्यूअस वाला? फोटोज वाला या कंटिन्यू वाला? फोटोज या कंटिन्यूअस? ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस। हमारा माइंड कंटिन्यूअस चीजों को जल्दी याद रखता है। कैसे, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। और आगे के जो दो है उनके लिए मैं हमेशा बताता हूँ, पता है ये दोनों की फैक्टर बोलता हूँ मैं इसको। याद रखना, हमारा माइंड उन्हीं चीजों के साथ एसोसिएट करता है जिनमें हमें आय दिखता है। आय मतलब हम खुद। आज आप लोग यहाँ पे हो, उसमें आपका एक रीजन है, मैं यहाँ पे उसमें मेरा एक रीजन है। आप कुछ नया सीखना चाहते हो, मैं कुछ नया सिखाना चाहता हूँ। हम जिंदगी में जो भी चीज करते हैं ना, उसमें ये आय बहुत मैटर करता है। और लास्ट, ये बहुत, इसको भी मैं एक की फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बोलता हूँ। लास्टली हमारा माइंड उन चीजों के साथ जल्दी एसोसिएट कर लेता है जो उसके लिए यूनिक होती है। और यही एक रीजन है, पता है, आज अगर मैं आप लोगों से बोलूं, और अगर आप मुझसे एग्री करो तो चैट बॉक्स में एग्री लिखना इसके बाद। एक बच्चा, एक मूवी जिसमें 5,000 से 7,000 फ्रेम्स होते हैं, एक बार देख के, जहां वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर रहा होता है, एक बार देख के उसको सारे डायलॉग्स याद हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी बच्चे को आप 4 लाइन का एक आंसर बोल दो ना, तो उसको नानी याद आ जाती है। डू यू एग्री विद दिस, मियोन? यस, ऑफ कोर्स। क्यों होता है ये? चलो हम लोग बात करते हैं ये क्यों होता है। आप सबने एक मूवी देखी है, 3 इडियट्स? आज ही आ रही थी टीवी पे। कई साल पहले ये मूवी आई थी जिसमें आमिर खान ने एक कैरेक्टर निभाया था, रैंचो। देखो वो हर एग्जाम में फर्स्ट आ रहा होता है, राइट? जबकि वो उस पूरी मूवी में अगर आप देखो ना, तो मस्ती कर रहा होता है, इधर उधर भाग रहा होता है, किसी की शादी में खाना खा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट आता है। और पता है उसने उसका रीजन भी उसमें बता दिया उस मूवी में, क्योंकि उसको इंटरेस्ट रहता है, उसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता है। और देखो इतनी मस्ती करने के बाद भी वो तो कंसंट्रेशन नहीं कर रहा होता है, वो फिर भी फर्स्ट आता है। और वही उसके दो दोस्त भी होते हैं, फरहान और राजू। अगर आप देखो तो वो लेक्चर्स अटेंड कर रहे होते हैं। एक तो बेचारा इतना डरा हुआ रहता है कि अपने हाथों में अंगूठियां पहन लेता है, लेकिन वो फिर भी लास्ट आते हैं। और उसका भी रीजन उस मूवी में बताया है। अगर मैं बात फरहान की करूँ, तो देखो उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं रहता है इंजीनियरिंग में, उसको तो फोटोग्राफर बनना रहता है, राइट? और अगर हम राजू की बात करें, तो उसका तो प्रॉपर एसोसिएशन ही नहीं हो रहा होता है, उसको आय दिखता ही नहीं है, वो खुद के लिए नहीं पढ़ रहा होता है, वो तो अपनी माँ की साड़ी, घर की गरीबी और बहन की शादी के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। तो जब एसोसिएशन ही नहीं होगा और इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तो कैसे होगी ये लर्निंग?
इज इट पॉसिबल? अगर जब भी पता है, अगर मैं आप यहाँ आपको एसोसिएट करके दिखाऊं, चलो मोबाइल की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ तो मुझे पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा पूरा दिन मोबाइल और टीवी के साथ लगा हुआ रहता है, कैसे छुड़वाओ उसकी आदत? और मैंने एक ही सवाल आज में, एक ही जवाब इसका आज मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट सबको देना चाहता हूँ। चलो मोबाइल और टीवी की बात करते हैं, तो एक बात बताओ, उसमें कलर्स है, उसमें साउंड प्रॉपर आ रहा है, वो कंटिन्यूअस फ्रेम ऑफ मूवी आता है, बच्चों को आए भी दिखता है। एक लड़का या एक लड़की जो एक्टर और एक्ट्रेस रहते हैं उससे खुद को बहुत जल्दी एसोसिएट कर लेते हैं। और लास्टली वो सारी चीजें यूनिक ही तो होती है। एक हीरो दो तीन चार न जाने कितने जन्म लेके वापस आ जाता है, ये सारी चीजें यूनिक ही तो है। और सोचो अगर ये सारी चीजें जब प्रेजेंट होगी तो कैसे हमारा माइंड टीवी और मोबाइल की तरफ नहीं भागेगा? और अगर वही मैं इसको एसोसिएट करूँ स्टडीज के साथ, पढ़ाई के साथ, तो पता है जब मैं 10th में या 5th 6th में हुआ करता था तो कुछ लोग यहाँ पे एसोसिएट कर लेंगे, समझ जाएंगे इस चीज को। बड़ा सिंपल सा था तब, व्हाइट कलर के पेज पे ब्लैक कलर की इंक से प्रिंट किया हुआ रहता था, ऐसे टेक्स्ट बुक होती थी। लेकिन आजकल जब अगर आज बच्चों की टेक्स्ट बुक देखोगे तो रेड और येलो ग्रीन ये सारे कलर्स लिखे हुए, क्यों? क्योंकि समझ में आ गया उनको कि बच्चों के लिए कलर्स बहुत मैटर करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना साउंड बहुत है, और अगर आप इस साउंड को इतना यूज करते हो, मैं आज भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बोल बोल के लिखते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम में बोल बोल के लिखते हैं? और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने टीचर्स है, पेरेंट्स है, अगर इन बच्चों का मुंह बंद कर दिया जाए ना तो ये भूल जाएंगे सब, ये ब्लैंक हो जाएंगे पूरी तरह, ये भूल जाएंगे, इनका माइंड कंफ्यूज स्टेट में चला जाएगा। और याद रखना, कंफ्यूजन ये जड़ है एंगर की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, बेचैनी की, यही से सब चीजें स्टार्ट होती है। तो जो बच्चे साउंड को यूज करके अपने, याद रखना साउंड ये लर्निंग के लिए हमारी सबसे वीक सेंस है। और इसीलिए कई बार हमारे साथ एक इंसिडेंट होता है, हम लोग बोलते हैं यार इस आदमी का मुझे नाम तो याद है, सॉरी चेहरा तो याद है, बट नाम याद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि नाम हमने साउंड से हमारे माइंड में डाला हुआ था और चेहरा उसमें कलर्स थे। तीसरा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा आजकल कंटिन्यूएशन मिसिंग हो गया। अगर मैं बच्चों को बोलूँ तो बच्चे रिलेट करते हैं इस चीज से, टीचर्स भी बोलते हैं हाँ सर ये सही बात है। चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जा रहा है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, और एक बच्चा बोलता है कि मेरा पूरा बचपन चला गया ONE1TWO2 करते हुए सीख के, और यहाँ 1 के बाद 4, 4 के बाद 7 आ रहा है, और फिर एक बार उसका माइंड कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है। आए नहीं दिखता है बच्चों को। जब भी आज आज ही आप अपने बच्चों को पूछ लेना कि बेटा आप होमवर्क क्यों करते हो, और वो बोलेगा पेरेंट्स की डांट या टीचर्स की डांट से बचने के लिए। वो डर के मारे काम कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है। और याद रखना, जिस दिन ये आए उसको एजुकेशन में दिख जाएगा, किसी टीचर को, किसी पेरेंट को उस बच्चे को पढ़ाई करने बिठाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बैठ जाएगा। और लास्टली, यूनिकनेस मिस होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही करने वाला हूँ, मैं इस पूरे 1 से 1.5 घंटे में यूनिकनेस डालने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? सिर्फ हम यूनिकनेस है, हम देखेंगे कि ये 5 फैक्टर्स से हम कैसे एक बच्चे का एसोसिएशन कर सकते हैं किताबों के साथ, कैसे एक बच्चे का एसोसिएशन कर सकते हैं हम पढ़ाई के साथ। क्योंकि एक चीज याद रखना, हमारे लाइफ में हम जिन चीजों के साथ एसोसिएट करेंगे, हमारी एक्शंस भी वैसी ही होगी। हम हमेशा पूरी अपनी लाइफ में एक्शन जरूर लेते हैं, नो एक्शन इज ऑल्सो एक्शन, राइट? तो एक्शन हम हमेशा लेंगे। और सोचो अगर एक बच्चा टीवी और मोबाइल के साथ एसोसिएट करेगा तो उसके एक्शंस आपको दिख के आएगी, और एक बच्चा अगर पढ़ाई किताबें इनके साथ एसोसिएट करेगा तो उसकी एक्शंस भी आपको दिख के आएगी। डू यू गाइस एग्री विद दिस? डू यू गाइस एग्री विद मी ऑन दिस? इफ यस टाइप यस सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो अगले 1 से 1.5 घंटे तक मैं कई बार करा रहूंगा ये आपसे। चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, यस यस। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखते इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल लाइव, इज इट पॉसिबल कि 1 घंटे के एक लेक्चर में या 1.5 घंटे के लेक्चर में मैं आप लोगों को आज कुछ चीजें याद करा दूं और आप कभी ना भूलो। चलो लेट अस ट्राई। मैं आप लोगों को आपके स्क्रीन पे ये 23 वर्ड्स दिख रहे हैं, मेरे साथ जितने भी लोग जूम पे बने हुए हैं, यू हैव टू यूज योर चैट बॉक्स आफ्टर दिस। ठीक है, ये 23 वर्ड मैं आप लोगों को अगर याद करा दूं और मैं आप लोगों को बोलूं कि आप आंखें बंद रख सकते हो, और सिर्फ ये 23 नहीं, इसके बाद मैं कई सारे वर्ड्स आपको याद कराऊंगा और उसमें आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, और हम हर चीज एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, और स्पीड भी रहेगी, मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा। चलो लेट अस स्टार्ट। सब लोग मेरे साथ बने रहेंगे, जितने भी लोग हैं इमेजिन करो, सब लोग इमेजिन कर रहे हैं, आप आंखें बंद रख सकते हो। इमेजिन करो कि मैं आपके हाथ में एक बैग दे देता हूँ, और उसको कोई भी कलर दो। इमेजिन करो आपके हाथ में कौन से कलर का बैग है, और उस बैग में आप इमेजिन करो कि आप एक सिल्वर कलर की बॉटल डाल रहे हो। इमेजिन करो कैसे आप उस बैग में चेन खोल के वो बॉटल डाल रहे हो, और इमेजिन करो वो बॉटल डालने के बाद वो जो बैग है वो आप किसको दे रहे हो? बिल गेट्स को। जी हाँ, किसको दे रहे हो? बिल गेट्स को। और इमेजिन करो बिल गेट्स आपको बोल रहा है चलो स्कूल छोड़ देता हूँ मैं आपको, और वो आपको किस पे बिठाता है?
बाइक पे बिठाता है। इमेजिन करो आप बिल गेट्स के साथ किस कलर की बाइक पे बैठोगे, अपनी फेवरेट कलर, अपनी फेवरेट कंपनी की बाइक पे बैठो, और इमेजिन करो उस बाइक पे बैठ के आप बिल गेट्स के साथ कहाँ चले जाते हो, माउंटेन पे। इमेजिन करो आप जैसे ही माउंटेन पे पहुंचते हो, आपको कौन मिलता है वहां पे? जी हाँ, फॉक्स मिलता है। और फॉक्स आपको बोलता है कि इस वक्त तो लॉकडाउन चालू है, आप अपने घर के बाहर क्या कर रहे हो? और फॉक्स आपको किस में धक्का दे देता है? रिवर में। इमेजिन करो फॉक्स आपको रिवर में गिरा देता है, और जैसे ही आप रिवर रिवर में गिर जाते हो, आपको वहां पे कौन मिलता है? यहाँ सलमान खान। कौन मिलता है? सलमान खान। और इमेजिन इमेजिन करो सलमान खान आपको खाने के लिए क्या देता है? ग्रेप्स देता है। आपके सामने दो कलर की ग्रेप्स इस वक्त रखे हुई है, कोई भी एक कलर अपने माइंड में चूज करो। इमेजिन करो वो ग्रेप्स आपको थोड़े खट्टे लगते हैं और आपको पसंद नहीं आते, और आप वो कैमल को दे देते हो। अब आप बोलोगे स्क्रीन पे तो हाथ एलिफेंट आ रहा है, बट डोंट वरी, जब भी मैं कैमल 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 बोलूंगा ना, आपके माइंड में कैमल ही आएगा, आपके हाथ माइंड में एलिफेंट नहीं आएगा। देखते हैं हम लोग इसको। इमेजिन करो उस कैमल के साथ आप किस में बैठ जाते हो? ट्रेन में। इमेजिन करो आप ट्रेन में बैठे हुए हो, जो कौन चला रहा है? कैमल चला रहा है। और इमेजिन करो वो जो ट्रेन है वो आज कहाँ पे जा रही है? एक हॉस्पिटल में। और इमेजिन करो जैसे ही आप हॉस्पिटल में पहुंचते हो, आप देखते हो बेड नंबर 38 पे कौन एडमिट रहता है? लायन। इमेजिन करो लायन आराम से उस बेड पे बैठ के क्या पी रहा होता है? माजा पी रहा होता है। और आप उसके हाथ से वो माजा की बोतल छीन लेते हो और किसको दे देते हो? आमिर खान को। और आमिर खान आपको बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाते हैं, और इसलिए आपको आमिर खान किस में बिठाता है? एरोप्लेन में। इमेजिन करो आप आमिर खान के साथ एरोप्लेन में बैठ रहे हो, और वो एरोप्लेन आज कहाँ पे लैंड हो रहा है? मून पे। इमेजिन करो जैसे ही आप मून पे पहुंचते हो, आपका वेलकम करने के लिए कौन खड़ा है वहां पे? शाहरुख खान अपने स्टाइल में। और इमेजिन करो शाहरुख खान आपको गिफ्ट में क्या दे रहा होता है? एक मोबाइल दे रहा होता है। इमेजिन करो कौन सी कंपनी का मोबाइल होगा वो। और इमेजिन करो उस मोबाइल फोन से आप किसको फोन लगाते हो, किसको कॉल लगाते हो? एक एलिफेंट को। हाँ, इस बार एलिफेंट को। और इमेजिन करो आप उस एलिफेंट को कॉल लगा के बोलते हो कि चलो भाई अपने को कहाँ जाना है? रेड फोर्ट। इमेजिन करो आप एलिफेंट पे बैठ के कहाँ जा रहे हो? रेड फोर्ट पे। और इमेजिन करो क्यों जाना है आपको रेड फोर्ट? क्योंकि रेड फोर्ट में क्या चल रही है? एक बर्थडे पार्टी। जी हाँ, क्या चल रही है? एक बर्थडे पार्टी। और इमेजिन करो उस बर्थडे पार्टी में कौन डांस कर रहा है? अमिताभ बच्चन। जी हाँ, ये 23 वर्ड्स हम लोग देखते हैं कि मैंने आप लोगों को करा तो दिए। लेट अस सी हम लोगों को ये याद है या नहीं। इन योर चैट बॉक्स, बी रेडी विथ योर चैट बॉक्स गाइस, बी रेडी विथ योर चैट बॉक्स। चलो क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ, पहला वर्ड जो था वो था बैग। एवरीवन, बैग के बाद क्या था? इन योर चैट बॉक्स, बैग के बाद क्या था? बैग के बाद बॉटल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बॉटल। बॉटल के बाद क्या था एवरीवन? बॉटल के बाद क्या था? बॉटल के बाद बाइक। वेरी गुड। बॉटल के बाद बिल गेट्स। वेरी गुड वेरी गुड। बिल गेट्स के बाद क्या था? बाइक। बाइक। वेरी गुड। बाइक के बाद क्या था? बाइक के बाद माउंटेन। वेरी गुड। माउंटेन। माउंटेन के बाद क्या है? माउंटेन के बाद माउंटेन के बाद फॉक्स। वेरी गुड। फॉक्स के बाद क्या है एवरीवन? फॉक्स के बाद क्या है? फॉक्स के बाद क्या है? रिवर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिवर। रिवर के बाद क्या है? रिवर के बाद सलमान। सलमान। सलमान के बाद क्या है? सलमान के बाद सलमान के बाद सलमान के बाद सलमान। सलमान 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 ग्रेप्स। ग्रेप्स उसके बाद ग्रेप ग्रेप्स। ग्रेप्स के बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कैमल। ओके, कैमल के बाद, कैमल के बाद एवरीवन, कैमल के बाद, कैमल के बाद ट्रेन। वेरी गुड वेरी गुड। ट्रेन के बाद हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाद एवरीवन, हॉस्पिटल के बाद, हॉस्पिटल के बाद, हॉस्पिटल के बाद लायन। वेरी गुड। लायन। लायन के बाद एवरीवन, लायन के बाद, लायन के बाद माजा। बहुत बढ़िया। माजा। माजा के बाद क्या है गाइस? माजा के बाद आमिर खान। आमिर खान। वेरी गुड है, वेरी गुड। आमिर खान के बाद क्या है? आमिर खान के बाद, आमिर खान के बाद एवरीवन एरोप्लेन। वेरी गुड वेरी गुड। एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाद क्या है? एरोप्लेन के बाद क्या है? एरोप्लेन के बाद मून मून। मून 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 वेरी गुड। मून। मून मून के बाद क्या है? मून के बाद एवरीवन मून के बाद बर्थडे पार्टी। सोचो, जब आप मून पे गए तो क्या? वेरी गुड। मून के शाहरुख। बाद शाहरुख खान। शाहरुख के बाद क्या है? शाहरुख के बाद क्या है एवरीवन? शाहरुख के बाद क्या है? अब मोबाइल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पूनम शर्मा। वेरी गुड। मोबाइल के बाद क्या है? एलिफेंट। मोबाइल एलिफेंट। एलिफेंट के बाद देन रेड फोर्ट। वेरी गुड। रेड फोर्ट के बाद रेड फोर्ट। बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी। एंड बर्थडे पार्टी के बाद अमिताभ बच्चन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। लेकिन आपको पता है ये मजेदार बात नहीं थी। मजेदार बात तो ये है कि आपको ये सारी चीजें हेलो उल्टी भी याद है। आपको ये सारी चीजें उल्टी भी याद है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं सिर्फ क्विकली
तो देखो अमिताभ बच्चन के पहले क्या था, बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी के पहले रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के पहले क्या था, एवरीवन रेड फोर्ट के पहले क्या था इन योर चैट वो बॉक्स? न्यू सारा मोबाइल आएगा। एलिफेंट 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 सर एलिफेंट। अच्छा क्विकली एवरीवन, क्विकली एकदम, कौन से बेड नंबर पे, कौन से बेड नंबर पे, 38 देखो मेरा क्वेश्चन, स्कूल है वहां पर, स्कूल अभी तो फोन इंदो यान के गेमल रेड वाला वो भी तो पर नहीं है। देखो मेरे क्वेश्चन के पहले यहाँ पे आंसर मिल गया है। ये क्यों होता है, हमारा माइंड इन चीजों को जल्दी इमेज इसमें से निकाल लेता है। Did you guys like this exercise? Did you guys like this exercise? If yes, type yes in your chat box so that we can move further. We can move further. Yes, yes. Okay, okay. चलो let us move forward. यहाँ आपके सामने आपको एक टॉपिक दिख रहा है जिसका नाम लिखा हुआ है unknown to known. चलो मेरा एक सवाल है, ये सवाल सबसे पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट सबसे, इमेजिन करो आप लोग 4 या 5 साल के छोटे बच्चे हो और आप अपने घर के अंदर अकेले बैठे हुए हो और रात को 8-9 बजे का समय है। मैं रिपीट करता हूँ, आप 4 या 5 साल के छोटे बच्चे हो जो अपने घर के अंदर अकेले हो और घर के अंदर रात को 8 से 9 बजे का समय है। इसको थोड़ा हम फिल्मी बनाते हैं, इमेजिन करो रात अंधेरी है, बिजली कड़क रही है, जोरों की बारिश हो रही है और बाहर कुत्ते भी भौंक रहे हैं और आप जो घर के अंदर अकेले बैठे हुए हो, अचानक घर की लाइट भी चली जाती है। अब बताओ आपके माइंड में सबसे पहला ख्याल क्या आया? सबसे पहला ख्याल जो आपके माइंड में आया वो चैट बॉक्स में लिखो। फियर, देखो अनडाउटेबली घोस्ट, घोस्ट, फियर, सबके माइंड में यही सारी चीजें आई। देखो आप घर के अंदर अकेले थे और आपको जैसे ही अंधेरा हुआ आपको डर लगा। अब एक और चीज थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन करो आपके दरवाजे पे नॉक होता है, क्या आप तुरंत दरवाजा खोल दोगे? आप तुरंत दरवाजा खोल दोगे? नो। तो इसी तरह हमारा माइंड भी जब भी वो अननोन चीजों को देखता है वो उनको एंट्री नहीं देता है, वो बोलता है मैं इनको नहीं जानता, मैं इनको एंट्री नहीं देने वाला। लेकिन इमेजिन करो जैसे ही वो जो दरवाजे पे नॉक हुआ है, आप पूछते हो कौन, और वहां से आवाज आती है अरे बेटा मैं मम्मी हूँ या पापा, क्या अब आप दरवाजा खोल दोगे? जैसे ही आप उनकी आवाज पहचान लोगे, क्या अब आप दरवाजा खोल दोगे? आंसर इज यस, ऑफ कोर्स हम खोल देंगे। क्यों? क्योंकि उस अननोन में से हमारे लिए एक नोन निकलना बहुत जरूरी था और जैसे ही वो नोन निकला हमारे माइंड ने, हमने उसको घर में एंट्री कर दी। उसी तरह हमारा माइंड भी अननोन चीजों को एंट्री नहीं देता, अननोन चीजों को एंट्री नहीं देता, लेकिन नोन चीजों को एंट्री दे देता है, इजीली दे देता है। कैसे हम देखेंगे? इमेजिन करो आप अपने घर से, देखो ये चीज बहुत सिंपल सी है, इमेजिन करो आप अपने घर से अपने स्कूल तक रेगुलरली एक रास्ते से जाते हो जो आपको पता है कि वो शॉर्टकट है, जो आपको पता है कि वो शॉर्टकट है, बराबर। आज सुबह भी आप अपने घर से अपने स्कूल तक गए, लेकिन जिस टाइम पे आप स्कूल में थे उस समय पे रास्ते पे काम चालू हो गया और उस रास्ते में नो एंट्री का बोर्ड लग गया और अब आपको स्कूल से एक दूसरा रास्ता लेना है। एक सवाल का जवाब दो, उस दूसरे रास्ते से आप अपने ही घर पे जाओगे या किसी और के घर चले जाओगे? अपने घर जाओगे या किसी और के घर चले जाओगे? उस दूसरे रास्ते से आवर होम, अपने ही घर जाएंगे ऑफ कोर्स। बस उसी तरह आज मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ। देखो आज से रास्ता कोई भी हो, चीजें माइंड में ही जाएगी। हम कोई दूसरे टेक्निक से करेंगे, हम किसी भी टेक्निक से करेंगे, लेकिन चीजें फिर भी आपके माइंड में ही जाएगी, चीजें फिर भी आपके माइंड में ही जाएगी। कैसे? कितना जरूरी है ये अननोन से नोन में कन्वर्ट करना, और जैसे ही हम लोग कर देते देखते क्या होता है। अगला टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ मीनिंग्स, कैसे आप मीनिंग्स याद कर सकते हो। मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ मीनिंग्स लिख रहा रहूंगा। मैंने ये मीनिंग्स 3rd से लेके 12th स्टैंडर्ड तक टीचर्स को, पेरेंट्स को याद कराया हुए, देखते आप लोग याद कर सकते हो कि नहीं। यहाँ आपके सामने 3 मीनिंग्स रखे हुए फिलहाल मैंने, मैं ऐसे 10 से 12 आपको करा रहूंगा। इमेजिन करो आपके सामने मैंने जो मीनिंग्स लिखे हुए, देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जैसे डेस्टिट्यूट, अबेस, बैनल, ये आप लोगों के लिए अननोन है, आप नहीं जानते इनको। लेकिन वेरी पुअर, इंसल्ट, डल, ये तो आपको पता है। देखते बच्चों के हिसाब से जैसे ही हम इसको कन्वर्ट कर देते, इसमें से नोन निकाल देते, ये हमारे लिए कितने काम आते हैं। चलो लेट्स गेट रेडी
इमेजिन करो मैं आप लोगों के लिए इन चीजों को नोन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहला वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट हमारे लिए अननोन है, लेकिन इमेजिन करो आप अपने स्कूल में जाते हो और अचानक वहां पे आपको रास्ते में एक टूटा हुआ डेस्क मिलता है। डेस्टिट्यूट, टूटा हुआ डेस्क। और आप उस डेस्क से पूछते हो कि भाई आप अपनी मरम्मत क्यों नहीं करा लेते, आप खुद को ठीक क्यों नहीं कर लेते, और वो आपको बोलता है कि मैं नहीं करा सकता खुद की मरम्मत। क्यों? बिकॉज आई एम वेरी पुअर। देखते हैं टूटे हुए डेस्क से वेरी पुअर याद आता है कि हमारे माइंड में। क्विकली हम आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है अबेस। अबेस अगर हमारे लिए अननोन है तो बेसमेंट। इमेजिन करो आप अपने फेवरेट होटल की बेसमेंट में खड़े हो, पार्किंग में, और वहां पे दो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, और वो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। इमेजिन करो अगला वर्ड बैनल। बैनल हमारे लिए अननोन है, लेकिन बैनर तो नोन है। इमेजिन करो इस लॉकडाउन के बाद आप अपने घर से बाहर निकलते हो और आप देखते हो एरिया में जितने भी बैनर लगे हुए थे वो सारे बैनर उतार दिए गए हैं। क्यों उतार दिए गए हैं? क्योंकि वो क्या हो गए थे, डल हो गए थे। वो क्या हो गए थे, डल हो गए थे। देखते हैं बैनर से डल याद आता है यानी। अगले वर्ड्स पे हम जाते हैं। अगले फिर 3 वर्ड्स में आपके सामने दिख रहा हूँ, कजोल, मिटिगेट एंड सैटरनाइन। कजोल हमारे लिए अननोन है, कजोल हमारे लिए अननोन है, लेकिन काजोल तो हमारे लिए नोन है। इमेजिन करो काजोल, इसका मीनिंग है टू पैसिफाई। टू पैसिफाई का मतलब होता है रूठे हुए को मनाना, रूठे को मनाना। इमेजिन करो काजोल किसको पैसिफाई कर रही है, काजोल किसको मना रही है, अजय देवगन को। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड इज मिटिगेट, मिट्टी का गेट। इमेजिन करो आप अपने सोसाइटी से बाहर निकल रहे हो और आप देखते हो वहां पे एक गेट बना हुआ है। वो किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है वो, मिट्टी का बना हुआ है वो गेट। और उस मिट्टी के गेट पे आप पानी डाल के उसको क्या बना रहे हो, सॉफ्ट बना रहे हो। यू आर मेकिंग इट सॉफ्ट, यू आर मेकिंग समथिंग soft. Next word is Saturnine. Next word is Saturnine. Saturday 9 o'clock. और इमेजिन करो सैटरडे 9 o'clock को आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, और पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट इज डार्क। तो सैटरडे रात को 9 बजे इट इज डार्क। अगले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग। अगला वर्ड बेनिसन, जेडेड और डिलीजन। देखते हैं बेनिसन हमारे लिए अननोन है, लेकिन बनिए का सन तो नोन है। इमेजिन करो बनिए के सन का कल मैथ्स का एग्जाम है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से क्या ले रहा है, ब्लेसिंग्स ले रहा है। देखते हैं बनिए के सन से बेनिसन याद आता है यानी। अगला वर्ड है जेडेड। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में एक प्लेयर है जिसका नाम है जडेजा, जिसका नाम है जडेजा। इमेजिन करो आप जडेजा को बोल रहे हो कि चलो भाई हमारे साथ क्रिकेट खेलो, और वो आपको बोल रहा है कि मैं नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? बिकॉज जडेजा इज टायर्ड एंड बोर्ड। नेक्स्ट लास्ट वर्ड इज डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट। इमेजिन करो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि दिल्ली के एजेंट कैसे है, और आप मुझे जवाब दे रहे हो कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। चलो एवरीवन बी रेडी विथ योर चैट बॉक्स, एवरीवन बी रेडी विथ योर चैट बॉक्स। ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा रहूंगा यहाँ पे। चलो एवरीवन जस्ट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटरनाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटरनाइन? एवरीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटरनाइन? Dark. Everyone, very good, very good, very good. Acha, tell me what is the meaning of mitigate? 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 Dekho, to make something soft. Very good, very good, very good. Tell me what is the meaning of pacify? What is the meaning of pacify? Cajole. Right? जबकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा किया, मैंने पूछा पैसिफाई का मतलब क्या है, आपका माइंड आपको आंसर के पास ही लेके गया। किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आया कि अरे यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, और आपके माइंड ने आपको तुरंत आंसर दे दिया। टेल मी, मुझे सब लोग बताओ, ब्लेसिंग्स किसका मीनिंग था? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग किसका मीनिंग था? अरे ब्लेसिंग किसका मीनिंग था? बेनीसन, बेनीसन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बेनीसन। चलो एक लास्ट आपको मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे एक बात बताओ, वो जो हम लोगों ने पहले 23 वर्ड्स याद किए थे उसमें मून के बाद क्या था? एवरीवन मून के बाद क्या था? वो 23 वर्ड्स में मून के बाद क्या था? 23 वर्ड्स में मून के बाद क्या था? वेरी गुड शाहरुख, वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ लास्ट एक बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीजेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीजेंट? हार्ड वर्किंग। वेरी गुड गाइज, आई लाइक टू क्लैप फॉर यू ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों का रिस्पॉन्स यहाँ पे अच्छा, ये वही बच्चे हैं जो सोच सोच के आंसर देते हुए कंप्लेंट बहुत टीचर्स बहुत पेरेंट्स करते हैं। बच्चों का आप रिस्पॉन्स देखिए यहाँ पे। तो क्यों होता है, याद रखिएगा, वंस वी कन्वर्ट अननोन टू नोन, एक बार हमने अननोन से नोन निकाल दिया ना, हमारे माइंड के लिए बहुत ईजी हो जाता है उन चीज़ों को याद करना। हार्ड या एफर्ट्स तो छोड़ दो, बहुत ईजी हो जाता है, आप उसको ऐसे ही याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी एक इमेज आपके माइंड में रखी हुई होगी।
इसी चीज को जब मैं आगे बढ़ा रहा था तो मैंने एक टॉपिक देखा, लेकिन हाँ इस टॉपिक को मैंने बहुत ज्यादा टाइम इस पर नहीं डालूंगा। आज मैं आपको बहुत इजीली इसको समझाना चाहता हूँ। ये क्यों समझाना चाहता हूँ, ये बहुत छोटा एग्जांपल होगा इसके बारे में, हाउ टू बी अ गुड स्पेलर। मुझे कई बार पेरेंट्स ने पूछा हुआ है, सर बच्चों को स्पेलर कैसे बनाना है। मैंने थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को ऐसी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स इसी एक टेक्निक को यूज करके दी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है इसमें, एक छोटा सा टेक्निक है जो अब तक हम लोगों ने किया वही करना है। क्या? अननोन से नोन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? अननोन से नोन में कन्वर्ट करना है। और देखते हैं हाउ टू बी ए गुड स्पेलर। तो हुआ क्या, एक छोटे से बच्चे को ना, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को ये स्पेलिंग याद करनी थी। हाँ जी हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? असैसिनेशन। क्या लिखा हुआ है? असैसिनेशन। और छोटे से बच्चे को ये याद करनी थी, उसको याद नहीं हो रही थी, तो उसने अपने टीचर को बोला, इमेजिन कर एक ऐस है, उसके ऊपर एक और ऐस है, मतलब गधे के ऊपर एक और गधा, एक ऐस के ऊपर एक और ऐस, उस ऐस के ऊपर आए, मतलब मैं, और मेरे ऊपर पूरा देश, नेशन। तो ऐस के ऊपर एक ऐस, उसके ऊपर आए, और उसके ऊपर एक नेशन। और इस तरह उस बच्चे को वो स्पेलिंग पूरी तरह अच्छे से याद हो गई। ऐसे ही अननोन से एक बार आप नोन निकाल लो तो कितनी भी बड़ी चीजें आप याद कर सकते हो। ओके, ये टॉपिक आप लोगों को जो अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न दिस टेक्निक? क्या लिखा है वहां पे? हाउ टू स्टार्ट। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से करना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, इमेजिन करो सब बच्चे, अगर मैं आप लोगों को एक स्मॉल साइज पिज्जा दूं, अगर मैं आप लोगों को एक स्मॉल साइज पिज्जा देता हूँ, लेकिन उस पिज्जा में मैं आपको टुकड़े नहीं करके देता, छोटे छोटे उसके पीसेस नहीं करके देता, तो वो तो रोटी सब्जी के जैसा खाना पड़ेगा आपको। और क्या आपको मजा आएगा वो खाते समय? विल यू गाइस एंजॉय? नो, ऑफ कोर्स द आंसर विल बी नो। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक लार्ज साइज पिज्जा दूं और उसके मैं आपको प्रॉपर टुकड़े करके दूं, लार्ज साइज पिज्जा और उसके मैं आपको प्रॉपर टुकड़े करके दूं, प्रॉपर पीसेस करके दूं, क्या वो आपको खाने में के लिए इजी हो जाएगा? यस, एंड योर आंसर विल बी यस। ऑफ कोर्स उसी तरह बच्चों को आज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ही आपका माइंड देखेगा कि नंबर है 79, वो बोलेगा ये बहुत बड़ा नंबर है, मैं नहीं कर सकता इसको याद। यही होता है जब भी टीचर बोलती है कि आपको कल एक टेस्ट देना है जिसमें एक चैप्टर है, तो बच्चा बोलता है अरे बाप रे, एक चैप्टर। अच्छा, इसी बच्चे को आप बोलो कल ना आपको 4 क्वेश्चंस का टेस्ट देना है, तो भी वो वही बोलेगा अरे बाप रे 4 क्वेश्चन। उसी तरह आपका माइंड नंबर देखेगा 79 और वो बोलेगा अरे बाप रे इतना बड़ा नंबर मैं नहीं कर सकता। तो मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूँ, हम इस नंबर को तोड़ देंगे। व्हाट वी विल डू, हम इस नंबर को तोड़ देंगे। और अब जो दो नंबर हो गए वो बताओ, एक 7 है, 7 इज अ स्मॉल नंबर राइट, 7 हमारे मैथ्स के मार्क्स है जिसके लिए हमें डांट पड़ रही है, और 9 हमारे इंग्लिश के मार्क्स है जिसके लिए हमें डांट पड़ रही है, और जो कम है 7 और 9, ये दोनों छोटे नंबर है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं 7 का टेबल आप लोगों को आता होगा, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 एंड 70 राइट। इसी तरह 9 का अगर हम टेबल लिखे, दैट इज 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। और ये दो टेबल आप लोगों ने अगर लिख लिए, अगर कोई बच्चा इसको इस वक्त नोटबुक में करके देख रहा है, मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूँ इस चीज को लिखने के लिए। जैसे ही आप 7 का टेबल लिख लेते हो, आप 9 का टेबल लिख लेते हो, अब यहाँ से हमारी ट्रिक शुरू होती है। देखो ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, जो अकेला है उसको वैसे का वैसे रहने दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 अकेला है, उसको वैसे ही लिख दो। 9 अकेला है, उसको भी ऐसे ही लिख दो। तो 79 1 79। अब यहाँ से ट्रिक शुरू हो रही है। देखो वो जो 1 है, इस 1 को 14 में ऐड कर दो, तो 1 + 14 कितना होता है? 15, एंड 8 विल रिमेन एज इट इज। अगला ये जो 2 है उसको 23 में ऐड करो, 21 में ऐड करो, तो नंबर विल बी 23, 23. एंड 7 विल रिमेन एज इट इज, एंड 7 विल रिमेन एज इट इज। अगला ये जो 3 है इसको 28 में ऐड करो, योर नंबर विल बी 31, एंड 6 विल रिमेन एज इट इज। उसके बाद ये 4 को 35 में ऐड करो, नंबर विल बी 39, एंड 5 विल रिमेन एज इट इज। 5 को 42 में ऐड करो, नंबर विल बी 47, एंड 4 विल रिमेन एज इट इज। 6 को 49 में ऐड करो, योर नंबर विल बी 55, एंड 3 विल रिमेन एज इट इज।
7 को जब आप 56 में ऐड करोगे आपको नंबर मिलेगा 63 और 2 वैसे ही लिख दो। 8 को 63 में ऐड करो, योर नंबर विल बी 71 और 1 विल रिमेन एज इट इज। और लास्टली इस 9 को 70 में ऐड करो, योर नंबर विल बी 79 एंड 0 वैसे ही रहेगा। और आपका 79 का टेबल विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड हो जाएगा। पता है मैंने आपको ये लिखना क्यों सिखाया? पहले देखो, अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ आंखें बंद करो और इमेजिन करो आपके सामने एक एप्पल खड़ा है और आप एप्पल के साथ फुटबॉल खेल रहे हो, तो भी आपका माइंड शायद उसको इमेजिन कर लेगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ इमेजिन करो आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके साथ बैठ के चाय पी रहे हो, वो भी आप इमेजिन कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ इमेजिन करो आप 7 के साथ बात कर रहे हो, क्या आपका माइंड 7 सोच सकता है? आपको पता है 7 कैसे बात करेगा? नहीं। और याद रखना, हमारा माइंड जिन चीजों को वो देख नहीं सकता उन्हें वो याद भी नहीं कर सकता, उसके लिए हार्ड हो जाता है उन चीजों को। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को लिखने सिखाया है। आपको टेक्निक बता रहा हूँ एक पेरेंट्स को और टीचर्स को भी, अपने बच्चों से ना 5 टेबल लिखवा लो एक दिन में। अगले एक हफ्ते तक एक दिन में इनसे 5 टेबल लिखवा लो, लेकिन उल्टे। पहले 99, 98, 97 बड़े टेबल्स लिखाओ। आपको एक गारंटी देता हूँ अगले 15 से 20 दिन में ना ये 2 से लेके 30 तक के टेबल तोते जैसे बोलने लग जाएंगे। क्योंकि जब बड़ा काम खत्म हो जाता है तो छोटा काम उनको ईजी लगने लग जाएगा और उनका माइंड उन चीजों को विजुअलाइज करने लग जाएगा। Did you guys like this technique? Did you guys like this technique? If yes, type yes in your chat box. Did you guys like this technique? Yes, yes, yes. I like everyone. मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। I like if you will write the table of 57, 57, 57 इसी टेक्निक को यूज करके 57, 57 जितने भी बच्चे जितने स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं 57, 57। चलो लाइव हम लोगों को लाइव देखेंगे कि बच्चा खुद ये कर पाता है या नहीं। 57, 57 का टेबल इसी टेक्निक को यूज करके आपको करना है। एवरीवन स्टार्ट, यू हैव 1 मिनट। आज जितने भी बच्चे ये लाइव देख रहे हैं उन सारे बच्चे 100 तक टेबल जरूर सीख जाएंगे। डजंट मैटर एक बच्चा 3rd स्टैंडर्ड का है, 4th स्टैंडर्ड का है या वो 10th स्टैंडर्ड का है। अच्छा, जितने भी टीचर है उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। क्या आपको लगता है कि इससे आपके बच्चों को फायदा होगा? इस टेक्निक से आपके बच्चों को फायदा हो जाएगा? जितने टीचर्स है उनका मेरा ये सवाल है। यस यस यस, ओके ओके, थैंक यू। चलो देखते हैं कितने बच्चे 57, 57 का टेबल लिख लेते हैं। अच्छा, सब बच्चों को मुझे बताना है, जैसे आप लोगों का लिख के हो जाए, राइट डन इन द चैट बॉक्स, राइट डन इन द चैट बॉक्स। बच्चे जैसे ही आपका हो जाए राइट डन इन द चैट बॉक्स, तो मुझे पता चले कि बच्चों ने लिख लिया। DONE डन। ओके, वेरी गुड कुशाग्र, वेरी गुड। वेरी गुड स्वस्तिक, डन डन डन। देखो मैं टीचर्स को बताना चाहता हूँ कि ये बच्चों ने 57 जो टेबल इनको पता है सिलेबस में भी नहीं है, वो टेबल इन लोगों का हो गया है। कितने सेकंड्स में लगा? 1 मिनट भी इनको नहीं लगा, लेकिन ये यूनिक था इनके लिए और सिर्फ उस यूनिकनेस ने इनको ये चीजें इतने जल्दी याद करा दी। चलो इस एक्सरसाइज के साथ मैं आप लोगों को एक अगली चीज समझाता हूँ। याद रखना, जब मैंने पूछा था लर्निंग का मतलब क्या होता है, एक याद रखना, हमारा जो पढ़ाई है, हमारी जो लर्निंग होती है ना, वो इस पिरामिड के थ्रू होती है। सबसे नीचे होता है डेटा। हमारी जितनी भी किताबें, जितने भी डाइजेस्ट, रिलायबल आप बोल दो, वो सब एक डेटा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों के घर पे 100 किताबें हो तो आप ज्यादा पढ़े लिखे हो या ज्यादा समझदार हो या ज्यादा नॉलेजेबल हो। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी किताबें, ये डेटा क्या होता है? सिर्फ एक डेटा होता है। इस डेटा को जब आप पढ़ते हो, इस डेटा को जब आप पढ़ते हो तो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है। वो आपके लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं लर्निंग के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। हाँ, आप राइट हो, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस से लर्निंग नहीं होती है। क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो आपके लिए नॉलेज बन जाता है। वो आपके लिए नॉलेज बन जाता है। आज आप हर चीज एक बार सुन रहे थे, मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठे हुए हो। कुछ लोग शायद बेड पे बैठे हुए होंगे, कुछ लोग आराम से उन्होंने सोचा होगा कि चलो सुन लेंगे। लेकिन आज मैं जितनी भी चीजें करा रहा हूँ वो आप लोगों के डायरेक्ट माइंड में जा रही है, वो आपके लिए लर्निंग हो रही है। ऐसे मिलता है विजडम, जब चीजें हमारे माइंड में जाए। जब आप नॉलेज लेते हो तो वो सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड में रहती है। कॉन्शियस माइंड का मतलब है इस वक्त आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग मुझे सुन रहे हो कॉन्शियसली। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अपनी आंखें बंद कर लो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप अपनी आंखें बंद कर लो और इमेजिन करो अपने बचपन में आप आपके बचपन में कैसे दिखते थे, या अपने पेरेंट्स का चेहरा याद करो,
या अपने गांव का, चाहे अपने नेटिव प्लेस का, या अपनी पहली साइकिल, तो क्या आपको याद आ जाएगा? मैं बोलता हूँ याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। और इसी तरह आज जो भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में भेज रहा हूँ, इसकी एक फोटो आपके माइंड में भेज रहा हूँ। इस तरह होती है लर्निंग। चलो इसके साथ में हम अगली टेक्निक पे जाते हैं। चलो आज मैं आप लोगों को याद कराता हूँ कैसे आप इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स याद कर सकते हो। पता है ये सबसे मजेदार टॉपिक मुझे क्यों लगता है मेमोरी मास्टरिंग? क्योंकि इसमें ना सारी चीजें लाइव होती है, इसमें कोई भाषणबाजी नहीं होती है। मैं हमेशा जब भी मैं वर्कशॉप ले रहा होता हूँ मैं एक चीज बताता हूँ, सी आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ठीक है? मैं एक ट्रेनर हूँ, आई एम अ कोच। जिस तरह एक जिम में ट्रेनर होता है, क्रिकेट फील्ड पे कोच होता है, उसी तरह मैं भी आप लोगों के लिए एक ट्रेनर हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ, मैंने बोला था व्हाट और वाई की बातें नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को हाउ भी बताऊंगा। और चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स याद कर सकते हो। हम हमारे इर्द गिर्द ऐसा कहते हैं कि सुई से लेके एक रॉकेट तक ये सब इन्वेंशंस है, और हम लोग उसमें से कई चीजें यूज भी करते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता होता कि वो किसने इन्वेंट की है। चलो आज आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे आप इन्वेंशन और उनके इन्वेंटर्स को याद कर सकते हो। बड़ी इजी सी टेक्निक है, बच्चे को मजा भी आता है और बच्चे के माइंड में चला भी जाता है। सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इमेजिन करो, अपनी आंखों के सामने लाओ, इमेजिन करो आपके सामने एक टीवी है। इमेजिन करो आपकी आंखों के सामने क्या है, एक टीवी है। और इमेजिन करो उस टीवी को बियर्ड आ गई है, दाढ़ी आ गई है। देखते हैं बियर्ड से आपको बैड याद आता है या नहीं। और इमेजिन करो क्योंकि उसको दाढ़ी आ गई है, आप उसको जेल में डाल रहे हो। आप उसको कहाँ डाल रहे हो? जेल में डाल रहे हो। और जेल से आपको JL ही याद आएगा, TL या KL याद नहीं आएगा। तो इमेजिन करो टीवी, उसको बियर्ड आ गई है, बियर्ड से बैड याद आ जाएगा, और इसलिए आप उसको कहाँ डाल रहे हो? जेल में डाल रहे हो। अगला देखते हैं हम लोग, AC। इमेजिन करो आपके जो घर का AC है, आपके घर का जो AC है, उसको चक्के आ गए, उसको पहिए आ गए, व्हील्स। और वो आपको बोल रहा है कि चलो तुम तो घर में बैठे हुए इस वक्त, मैं ही बाहर जाता हूँ और अपना करियर बनाता हूँ। तो देखते हैं AC से आपको व्हील्स और करियर, व्हील्स करियर याद आता है या नहीं। नेक्स्ट इज थर्मोस फ्लास्क। अगला इन्वेंशन इज थर्मोस फ्लास्क। इमेजिन करो आपके हाथ में एक थर्मोस फ्लास्क है, और आप उसको कहाँ पे फेंक के मार रहे हो? एक दीवार पे। आप उस थर्मोस को कहाँ पे फेंकते हो? एक दीवार पे। और जैसे ही वो थर्मोस फ्लास्क टूट जाता है, उसके अंदर से क्या निकलती है? बहुत सारी जेम्स निकलती है, बहुत सारी क्या निकलती है? जेम्स की गोलियां। देखते हैं थर्मोस फ्लास्क से आपको दीवार और जेम्स, जेम्स दीवार याद आता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्स, ये हर बच्चे को पता करना होता है ना, एग्जाम्स किसने इन्वेंट किए? चलो इसके इन्वेंटर मैं आपको बता रहा हूँ। इमेजिन करो आप एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखने के लिए बैठे हो। आप क्या कर रहे हो? एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखने के लिए बैठे हो, और अचानक उसमें नाम है हेनरी। हेनरी आपके लिए अननोन है। इमेजिन करो अचानक उस एग्जाम हॉल में कौन आ जाता है? एक हैन आ जाता है। कौन आ जाती है? एक हैन, मुर्गी। और इमेजिन करो जो हैन है वो आपके पीछे बैठी हुई एक फिश को बोलती है कि चल तुझे भी कुछ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से जाते हैं। तो हैन, फिश और चल। देखते हैं हेनरी फिश चल याद आता है कि नहीं। आ जाएगा आपके माइंड को याद। और लास्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, कंप्यूटर। कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया? इमेजिन करो आप अपने देखते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? 4 कैबेज बने हुए। चार्ल्स बैबेज है ना, तो 4 कैबेज। इमेजिन करो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या बने हुए? 4 कैबेज। और देखते हैं आप लोगों को ये चीजें याद हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, चलो इन योर चैट बॉक्स एवरीवन विल हेल्प मी। लेकिन इसके पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊँ, सब लोग मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिट्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिट्यूट इन योर चैट बॉक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिट्यूट जो हम लोगों ने सीखा था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिट्यूट इन योर चैट बॉक्स? वेरी पुअर, वेरी गुड एवरीवन, वेरी पुअर। देखो ये चीजें आप भूल नहीं पाते हो। चलो इसी स्पीड से सब लोग मुझे बताओ, हु इन्वेंटेड थर्मोस फ्लास्क? हु इन्वेंटेड थर्मोस फ्लास्क? हु इन्वेंटेड थर्मोस फ्लास्क? हु इन्वेंटेड थर्मोस फ्लास्क? देखो जेम्स दीवार। वेरी गुड, जेम्स दीवार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। अच्छा टेल मी, हु इन्वेंटेड टीवी? हु इन्वेंटेड टीवी? हु इन्वेंटेड टीवी? हु इन्वेंटेड टीवी? देखो जे एल्बर्ट, जे एल्बर्ट, जेम्स दीवार, जे एल्बर्ट, जे एल्बर्ट, जे एल्बर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। टेल मी, who invented exams? Who invented exams? Who invented exams? Look at the speed. Henry Fischel, of course, of course, of course, Henry Fischel. चलो एक लास्ट में आप लोगों को पूछ रहा हूँ, what is the meaning of banal? What is the meaning of banal?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैनल। देखो वेरी गुड अभ्युदय, वेरी वेरी गुड। डल डल डल, सी इस तरह हमारा माइंड, जब आप ये कर रहे थे तो क्या आप लोगों के माइंड में कोई प्रेशर आया? चलो एक सवाल आपको पूछ रहा हूँ, इफ आप मुझसे एग्री करते हो ना तो ये आपको लिखना है। डू यू थिंक कि अगर इस टेक्निक को आप यूज करते हो तो एक बच्चे के माइंड में तुरंत जा सकता है? इफ यस, टाइप इट इज हेल्पिंग मी। प्रेजेंट टेंस में लिखो इट इज हेल्पिंग मी इन द चैट बॉक्स। प्रेजेंट टेंस में इट इज हेल्पिंग मी इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो लेट्स सी हम आगे क्या लाए आपके लिए। ओके अगला जो टॉपिक है ना, ये 9-10 में, जब भी हम 8-9-10 में हम साइंस की बात करते हैं ना, अभी हम लोग अगर देख सकते हो मैंने आपको इंग्लिश के लिए कुछ टेक्निक सिखाई, मैथ्स के लिए कुछ टेक्निक सिखाई। चलो हम थोड़ा आगे साइंस पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। अगला टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। और एक बच्चों को जब ये याद करने की बात आती है ना तो ये याद नहीं होती है। और आज मैं आप लोगों को लाइव यहाँ पे ये चीजें याद कराऊंगा कैसे आप लोग इसको याद कर सकते हो। अब एक बात बताओ, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि साइकिल तो चलो याद रहेगा, लेकिन ये नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए बहुत सिंपल सी एक टेक्निक है। इमेजिन करो, बच्चों को मैं ये बात बोल रहा हूँ, इमेजिन करो कि आप साइकिल चला रहे हो। आप क्या कर रहे हो? साइकिल चला रहे हो। कब चला रहे हो ये साइकिल? आप नाइट में चला रहे हो। तो देखो नाइट से आपका माइंड नाइट्रोजन पे ही जाएगा। इमेजिन करो आप कब साइकिल कब चला रहे हो? नाइट में चला रहे हो। और याद रखना, हम स्लाइड, जब भी हम स्लाइड से पे चढ़ते हैं हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो हमें ऊपर से नीचे आना है। और इमेजिन करो ऊपर से मतलब आप कहाँ से नीचे आ रहे हो? एटमोस्फियर से। कब आ रहे हो? नाइट में आ रहे हो। कब आ रहे हो? नाइट में। और किस में बैठ के? एक जेन कार में। मारुति जेन कार आती थी पहले। तो एटमोस्फियर से आप नाइट में नीचे आ रहे हो एक जेन कार में बैठ के। और अचानक आपकी जो कार है उसका टायर पंक्चर हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? टायर पंक्चर हो जाता है। और उस टायर को कौन फिक्स करता है? आपके बायो टीचर। आपके बायो टीचर। बायो फिक्स, इतना याद रहेगा तो भी बायो फिक्सेशन याद आ जाएगा। देखते हैं थोड़ा आगे बढ़ के। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको फिर एक बार एक इंसान दिखता है जो सेम आपके उस बायो टीचर जैसे रहते हैं। तो सेम बायोटिक, सेम बायो टीचर, बस एक डिफरेंस रहता है, उनके हाथ में माइक होता है। आपके उन बायो टीचर के हाथ में माइक होता है। देखते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स याद आता है यानी इससे। इतनी झंझट के बाद आप सब लोग कहाँ पे उतरते हो? फाइनली नीचे अर्थ पे उतरते हो। और जैसे ही आप अर्थ पे आते हो आप लोगों को बहुत भूख लगी हुई रहती है। और आप लोग देखते हो कि आपके सामने एक टोकरी होती है जिसमें, देखो नेक्स्ट वर्ड इज अमोनिया। अब अमोनिया एक बच्चे के लिए अननोन हो जाएगा। तो आप अर्थ पे उतरते हो, आपको भूख लगती है, आप देखते हो आपके सामने एक टोकरी रखी हुई है जिसमें बहुत सारे नए आम रखे हुए। अमोनिया, नए आम। और आप जैसे ही वो नए आम खाने जाते हो आपको वहां से एक आदमी सवाल पूछता है, क्या आपको ये आम खाने के नियम पता है? अमोनियम, अमोनियम। और आप बोलते हो कि नो नो। अगला NO2 NO3 याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है? नो नो। आप बोलते हो नो मुझे नहीं पता ये नियम। और वो बोलता है कि नियम ये है कि वो आम खाने से पहले आपको उस पर क्या लगाना होगा? सॉल्ट लगाना होगा। आप देखते हो कि सॉल्ट थोड़ा ज्यादा लग जाता है, इसलिए आप वो नए आम किसको दे देते हो? प्लांट्स को। और प्लांट्स थोड़े से आम कहा क्या कर देते हैं? ऊपर फेंक देते हैं। जो कौन पकड़ लेते हैं? एनिमल्स। कुछ आम वो नीचे फेंक देते हैं जो डेड बॉडीज पकड़ लेती है। और इमेजिन करो आप कि नीचे डेड बॉडीज अलग अलग पोजीशन में वो आम खा रहे हैं, अलग अलग पोजीशन में वो आम खा रहे हैं। और आप डर जाते हो, इसलिए आप अपने सामने वाले हॉस्पिटल में जाते हो। और वहां पे आप बोलते हो डॉक्टर साहब है। और वहां से आपको एक आदमी बोलता है कि नहीं नहीं डॉक्टर तो नहीं है, मैं उनका कौन हूँ? कंपाउंडर हूँ। देखते आपको कंपाउंडर से ऑर्गेनिक कंपाउंड याद आता है यानी, देखते आपका माइंड आपको वहां लेके जाता है यानी। और अब वो कंपाउंडर आपको बोलता है कि अब डॉक्टर साहब तो है नहीं, क्या आप कुछ नए आम खाओगे? फिर से अमोनिया है, नए आम खाओगे? और आप उसको बोलते हो इस बार कि क्या आपको ये आम खाने के नियम पता है? और इस बार वो आपको बोलता है जी नहीं, नो नो, मुझे नियम नहीं पता। एंड ये साइकिल ऐसे ही चलते जाता है। चलो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, फिर से आप लोगों को मेरी मदद करनी है इन योर चैट बॉक्स, इन योर चैट बॉक्स। गाइस सबसे पहले था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसके बाद क्या था? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बाद क्या था? इन योर चैट बॉक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बाद क्या था? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बाद बायोफिक्सेशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बायोफिक्सेशन। अच्छा चलो मुझे बताओ बायोफिक्सेशन के बाद क्या था? बायोफिक्सेशन के बाद क्या था? एवरीवन, बायोफिक्सेशन के बाद, बायोफिक्सेशन के बाद ठीक है। सिम्बायोटिक आगे, आगे सिम्बायोटिक आगे, सिम्बायोटिक के आगे क्या था?
सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद क्या था, यहाँ पहले ही आंसर मिल चुका है, अर्थ 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 अर्थ। अच्छा मुझे बताओ अर्थ के बाद क्या था, अर्थ के बाद, अर्थ के बाद अमोनिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अमोनिया के बाद, अमोनिया के बाद अमोनियम, ओके ओके ओके। अमोनियम के बाद, अमोनियम के बाद, अमोनियम के बाद एवरीवन, अमोनियम के बाद देखो NO2 NO3, देखो उसके बाद आ चुका है ऑलरेडी सॉल्ट, ऑलरेडी सॉल्ट NO2 NO3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। NO2 NO3 सॉल्ट, सॉल्ट के बाद क्या था एवरीवन, सॉल्ट के बाद क्या था, स्पीड, सॉल्ट के बाद क्या था, प्लांट्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्लांट्स, प्लांट्स के बाद क्या था, प्लांट्स के बाद, प्लांट्स के बाद एनिमल्स, वेरी गुड गाइस, एनिमल्स के बाद क्या था, एनिमल्स के बाद, एनिमल्स के बाद डेड बॉडीज, एनिमल्स के बाद डेड बॉडीज, डेड बॉडीज के बाद डिकम्पोजर्स, ओके, डिकम्पोजिशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद क्या था, उसके बाद डिकम्पोजिशन के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी गुड गाइस वेरी गुड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिर एक बार अमोनिया, वेरी गुड। अमोनिया के बाद, अमोनिया के बाद अमोनियम, और अमोनियम के बाद, अमोनियम के बाद, अमोनियम के बाद NO2 NO3, very good guys, very good, thank you so much for the support you guys are giving me for the past almost 50 minutes and see, अगर आप लोगों ने नोटिस किया ना 50 मिनट कब चले गए शायद आपको पता भी नहीं चला होगा, राइट। एक ही चीज बताता हूँ, अगर जिंदगी भर इस चीज को याद रखना है ना बिना गलती के, तो एक ही काम करना है, इसको उल्टा कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, आपको ये उल्टा भी याद है, आपको ये सारी चीजें उल्टी भी याद है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा, आप लोगों ने देखा कैसे आप 23 24 25 में पेरेंट्स को और टीचर्स को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप देखते हो ना कि कोई बच्चे की मेमोरी वीक है, उसको चीजें जल्दी याद नहीं हो रही है, तो बस उसको एक ही काम करो, उसको 40 से 50 वर्ड्स दे दो रैंडमली कहीं से भी, और उसको इस टेक्निक्स को उनको याद करने बोल दो। धीरे धीरे उसको बोलो आंख बंद करके इन नंबर्स को, इस वर्ड्स को बताना स्टार्ट करे, देखो उसकी मेमोरी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। धीरे धीरे उसको 4 मीनिंग्स दो, 5 मीनिंग्स दो, उसको इन्हीं टेक्निक से याद कराओ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो बच्चा 40 से 50 मीनिंग्स याद कर चुका है। पिछले इसमें जब अभी 10th एग्जाम्स के पहले मेरे पास 2 महीने पहले एक पेरेंट आए थे, और उन्होंने बोला कि सर हमारे बच्चे को वो तो पास होने के भी उसका प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्या आप हेल्प कर सकते हो। और मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, अब 2 महीने बचे हुए देखते हैं। और मैंने उस बच्चे को यही से शुरुआत की, हाँ यही से शुरुआत की। और पता है वो बच्चा जो 1.5-2 घंटा नहीं पढ़ पाता था, धीरे 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 6 और 7 घंटे खुद से पढ़ने लगा। और ऐसे ही नहीं, 6 से 7 घंटा प्रोडक्टिव स्टडी उसने की है। और जो बच्चा पास होने के प्रॉब्लम था ना, वो आज मुझे ये बोल रहा है कि सर मुझे 60 से 65% आ जाएंगे आराम से। तो देखो 2 महीने में उसने ये इतनी चीजें इम्प्रूव की खुद की। चलो मैं आप लोगों को एक और टेक्निक कराता हूँ, रिएक्टिव सीरीज। लेकिन उसके पहले मुझे पूछना है, आर यू गाइस एंजॉयिंग दिस, आर यू गाइस एंजॉयिंग? इफ यू आर एंजॉयिंग, टाइप एंजॉयिंग इन योर चैट बॉक्स, टाइप एंजॉयिंग इन योर चैट बॉक्स, सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप मेरे साथ बने हुए हो। टाइप एंजॉयिंग इन योर चैट बॉक्स, ओके ओके, एंजॉयिंग एंजॉयिंग एंजॉयिंग, ओके। चलो लेट अस सी गाइस, एक अगली टेक्निक यहाँ पे रिएक्टिव सीरीज हमें याद करनी होती है। बहुत बार साइंस में ऐसे कुछ नाम आते हैं जो बच्चों को याद नहीं हो रहे होते। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप लोग इजीली ये चीजों को एक ही बार पढ़ के याद कर सकते हो। इमेजिन करो पहला वर्ड है कार्बोनेट, लेकिन कार्बोनेट कुछ बच्चों के लिए, हमारे माइंड के लिए अननोन हो जाता है, तो हम इसमें से एक नोन निकालेंगे। और क्या नोन निकालेंगे? इमेजिन करो आप एक कार का बोनेट खोल रहे हो, कार बोनेट, देखते कार्बोनेट, कार का बोनेट, सबको कार्बोनेट याद आता है कि नहीं। और उस कार्बोनेट में आप क्या डाल रहे हो? सोडा डाल रहे हो, बहुत सारा सोडा डाल रहे हो। और इमेजिन करो उस सोडा में, जैसे ही आप उस कार के बोनेट में सोडा डाल देते हो, आप उसमें क्या पकाते हो? मैगी पकाते हो, जो आजकल मिल नहीं रही है वैसे, बट आप क्या पकाते हो? मैगी बनाते हो। मैगी से मैग्नीशियम याद आ जाएगा। इमेजिन करो कि उस मैगी को आप किस में डालते हो? एक एयर गन में। जी हाँ, किस में डालते हो? एक एयर गन में। और इमेजिन करो जैसे ही आप उस एयर गन को चलाते हो, सारी मैगी कहाँ फैल जाती है? आपके फ्लोर पे। देखते हैं फ्लोर से फ्लोरीन याद आता है यानी, और उस फ्लोर को आपको रिन से धोना पड़ता है, तो फ्लोर और रिन, फ्लोरीन याद आ जाएगा। और इमेजिन करो जब आप रिन साबुन से अपना फ्लोर साफ कर रहे होते हो ना, तो वहां पे आपको क्या दिखता है? एक बॉक्स दिखता है। जी हाँ, एक क्या दिखता है? बॉक्स दिखता है, जो बहुत टाइट बंधा हुआ रहता है, तो बॉक्स टाइट, बॉक्साइट याद आ जाएगा यहाँ से। और इमेजिन करो जैसे ही आप उस टाइट बॉक्स को खोलते हो, उसके अंदर से क्या निकलता है? एक ऑक्स निकलता है। जी हाँ, क्या निकलता है? एक ऑक्स निकलता है, जो जेन कार में बैठा हुआ रहता है। ऑक्स मतलब
ऑक्स निकलता है जो जेन कार में बैठा हुआ रहता है, और वो ऑक्स उस जेन कार को लेके कहाँ चढ़ जाता है, एक पोल पे। यहाँ कहाँ चढ़ जाता है, एक पोल पे, जहाँ नियम लिखे हुए रहते हैं। पोल और नियम से पोलो नियम याद आ जाएगा। अच्छा, कौन से नियम लिखे रहते हैं कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, आपको हमेशा मास्क पहन के रहना है, फिलहाल आपको अपने हाथ साफ करने हैं। ये सारे नियम वहां पे लिखे रहते हैं उस पोल पे। और उस पोल पे जहाँ ये नियम लिखे हुए रहते हैं, उसके नीचे इमेजिन करो एक काऊ रहती है, एक काऊ जिसने एक रेड कलर का बेल्ट पहना हुआ रहता है। तो काऊ बेल्ट, कोबाल्ट याद आ जाएगा यहाँ से आपको। और वो जो काऊ का बेल्ट है रेड कलर का, उसको आप किससे धोते हो? नेक्स्ट वर्ड है क्लोरीन। क्लोरीन अननोन है। इमेजिन करो आप उस काऊ के बेल्ट को काले रिन से धोते हो, क्लोरीन, काला रिन। और जैसे ही आप उसको उस काले रिन से धो देते हो, आप अपने गली में चले जाते हो। आप बोलते हो कि यहाँ फिलहाल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि सोशल डिस्टेंस बनाओ, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहो, तो आप अपने अपने गली में चले जाते हो। राइट गाइज, चलो मैं आप लोगों को एकदम क्विकली हम देखेंगे अब तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने याद की है। नाउ यू हैव टू यूज योर चैट बॉक्स। इसके पहले अगले 10 से 15 मिनट के टॉपिक हमारे पास बचे हुए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बचा। अगले सिर्फ 10 से 15 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है। इसके पहले मैं आप लोगों से जितनी हम लोगों ने चीजें, जितने हम लोगों ने टॉपिक सीखे हुए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आर यू गाइज विथ मी? चलो लेट अस सी। सबसे पहले मुझे सब लोग बताओ, जो लास्ट वर्ड था, चलो एक और बार, अगले 10 मिनट हम लोग ये कर रहे होंगे। लास्ट जो वर्ड था वो था अमिताभ बच्चन। मुझे बताओ सब लोग, अमिताभ बच्चन के पहले क्या था? एवरीवन देखते हैं, अमिताभ बच्चन के पहले क्या था? उल्टा जाएंगे इस वक्त हम। एवरीवन, अमिताभ बच्चन, बर्थडे पार्टी। वेरी गुड। बर्थडे पार्टी के पहले क्या था? बर्थडे पार्टी के पहले एवरीवन, बर्थडे पार्टी, एलिफेंट। एलिफेंट। बर्थडे पार्टी के पहले देखो यहाँ पे आंसर। वेरी गुड, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। ओके, एक गलत हुआ लेकिन बेटा आपका। रेड फोर्ट के पहले, रेड फोर्ट के पहले एवरीवन, रेड फोर्ट के पहले, रेड फोर्ट के पहले एलिफेंट। वेरी गुड, एलिफेंट के पहले, एलिफेंट के पहले एवरीवन, एलिफेंट के पहले फोन, मोबाइल फोन। वेरी गुड, वेरी गुड। मोबाइल के पहले क्या था गाइस? मोबाइल के पहले, मोबाइल के पहले शाहरुख खान। वेरी गुड, शाहरुख खान के पहले क्या था? शाहरुख खान के पहले मून, मून, मून। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मून के पहले, मून के पहले क्या है? मून के पहले एरोप्लेन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हु इन्वेंटेड एसी? हु इन्वेंटेड एसी? हु इन्वेंटेड एसी एवरीवन? हु इन्वेंटेड एसी? हु इन्वेंटेड एसी? हु इन्वेंटेड? व्हील कैरियर। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हील्स कैरियर, वेरी गुड, व्हील्स कैरियर। अच्छा टेल मी, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। Charles Babbage, very good. Acha, tell me what is the meaning? What is the meaning of mitigate? What is the meaning of mitigate? What is the meaning of mitigate? To make something soft. Very good. Very good. To make something soft. Okay, okay. To make something soft. Okay, tell me. Last. चलो सब लोग मुझे एक बात बताओ, पहला वर्ड था कार्बोनेट। कार्बोनेट के बाद क्या था एवरीवन? कार्बोनेट के बाद क्या था? वेरी गुड, सोडियम, 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 सोडियम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सोडियम के बाद, सोडियम के बाद एवरीवन, सोडियम के बाद मैग्नीशियम। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। मैग्नीशियम के बाद, मैग्नीशियम के बाद, मैग्नीशियम के बाद आर्गन। वेरी गुड, आर्गन, आर्गन। आर्गन, आर्गन के बाद, आर्गन के बाद, आर्गन के बाद फ्लोरीन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन के बाद बॉक्साइड, बॉक्साइड, बॉक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बॉक्साइड। अच्छा बॉक्साइड के बाद क्या था? बॉक्साइड के बाद ऑक्सीजन। वेरी गुड गाइस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद पोलोनियम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पोलोनियम। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, पोलोनियम। पोलोनियम के बाद कोबाल्ट। क्या बात है, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद, कोबाल्ट के बाद क्लोरीन। क्लोरीन। वेरी गुड। एंड क्लोरीन के बाद लास्ट, क्लोरीन के बाद, क्लोरीन के बाद गलियम। वेरी गुड guys, I'll clap for you guys and I hope you liked all the techniques. It will be useful for you.
और मैं एक टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ, एक आखिरी टॉपिक। मुझे पता है ये टॉपिक, पता है मैं सबके लिए कराता हूँ, ये पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये हर उस इंसान के लिए है हु इज ब्रीदिंग, हु इज ब्रीदिंग। चलो हम लोग इस टॉपिक को मैं आपको सिखाऊंगा। पता है कई बार मैंने, जब भी मैं बच्चों को देखता हूँ, मैंने बच्चों से बात की तो मैंने देखा कि जो बच्चे हैं, पता है एक आज आप लोगों को मैं बात बताना चाहता हूँ, हर टीचर को, हर पेरेंट को, इवन हर स्टूडेंट को भी, स्टूडेंट्स मेरे बात से मुझे पता है एग्री करेंगे। आपको एक बात बताता हूँ, बच्चे ना लर्न करना चाहते, वो सीखना चाहते। बच्चे, स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी, चिल्ड्रन वांट्स टू स्टडी, बट उस पता है उस स्टूडेंट को बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है ना उससे प्रॉब्लम होती है उसको। अभी देखो, अगर आज मैं बोलूं यहाँ पे जितने भी बच्चे थे या जितने बच्चे अटेंड कर रहे होते, मुझे तो नहीं पता कौन सा बच्चा कितने परसेंटेज ला रहा है, कौन सा बच्चा कितना देर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पिछले 1 घंटे में जब भी मैं कोई भी सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे इतनी गारंटी है कि ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा बच्चे, इवन कभी कभी तो मैं बोलता हूँ 100% बच्चे सारे आंसर्स दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई से प्रॉब्लम नहीं, उनको तरीके से प्रॉब्लम है। अच्छा, तरीके में भी अगर प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको प्रॉब्लम है कि उनका एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है। और एसोसिएशन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जब मैंने एक बार एक वर्कशॉप में पूछा हुआ था कुछ बच्चों से कि क्यों, व्हाई डू यू स्टडी, ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में लाओ। जब भी मैं बोलता हूँ व्हाई डू यू स्टडी, अपना आंसर अपने माइंड में लाओ, आपके चेहरे पे एक हंसी आएगी। और उस बच्चे ने मुझे बहुत सिंपल सा आंसर दिया था कि सर इतने साल से पढ़ रहे हैं, हमें तो पता नहीं चला, आपको पता चल गया हो तो बता दो, बिकॉज वी डोंट नो व्हाई वी आर स्टडिंग। 12th स्टैंडर्ड का बच्चा था, अंकित सिंह नाम था उसका, और मैंने उसको शाबाश बोला था कि हाँ यू आर बीइंग ऑनेस्ट विथ मी। और पता है रीजन पढ़ने का, अगर आपको सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, अगर किसी भी चीज को करने का अगर आपके पास रीजन क्लियर ना हो ना, तो हमारा माइंड उसको नहीं करता। और इसीलिए मैं आज आपके लिए एक फॉर्मूला लाया हूँ। जिस तरह हम मैथ्स में देखते हैं कि अगर फॉर्मूला याद हो जाए ना तो बाकी सारी चीजें ईजी हो जाती है, उसी तरह मैं आज आपके लिए एक फॉर्मूला लाया हूँ जिसका नाम है इकिगाई। ये आपके स्क्रीन पे आप पिछले 5 मिनट से इसको देख रहे हो, इसका नाम है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है द रीजन टू लिव, जीने की वजह। और इकिगाई ये वर्ड जापान से आया है, जिसको मैं समझाना चाहूंगा आपको। तो जापान में एक टापू है, एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जिसका नाम है ओकिनावा। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो 90 और 100 साल के भी अगर हो जाते हैं तो वो कभी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा अपनी पूरी जिंदगी भर काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना इकिगाई, उनको अपना इकिगाई उन्होंने फाइंड कर लिया होता है। तो इसीलिए जब तक वो जीते हैं हमेशा वो काम कर रहे होते हैं। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ओकिनावा ये जो जगह है, इस आइलैंड के लोग, इस जगह के लोग एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीते हैं। और अगर इसको मैं आपको आगे समझाना चाहूँ तो इमेजिन करो, ये हम सबके साथ होता है। जब भी हम स्कूल से बाहर निकलते हैं ना, तो हम हमेशा एक चीज सोचते हैं कि हमें काम करना है, क्योंकि हम हमारे जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय क्या करते हुए बिताते हैं? काम करते हुए बिताते हैं। और आज मैं आप बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, और पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, जब भी हम कुछ करने की बात करते हैं, सिर्फ वो कोई भी चीज हो, हमें हमेशा बताया जाता है कि वो करो जिससे आपको प्यार हो, डू व्हाट यू लव। कुछ लोग बोलते हैं कि वो काम करो इन व्हाट यू आर गुड एट, डू व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छे हो। कुछ लोग बोलते हैं कि वो काम करो जिसके आपको पैसे मिले, जिसके आपको पैसे मिले। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो काम करो जिसकी दुनिया को जरूरत है। लेकिन हर कोई हमें एक ही सजेशन दे रहा होता है कि इनमें से कोई एक चीज करो। आज मैं आप बच्चों को और सब पेरेंट्स को, टीचर्स को बताना चाहता हूँ, इट इज अ वेरी रॉन्ग एडवाइस। आप अगर पूरी जिंदगी इसमें से कोई एक चीज करते रह जाओगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे और यू विल रिमेन अनहैप्पी। आज मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला लाया हूँ जिसका नाम है इकिगाई, एक जापानीज वर्ड, इसका मतलब है रीजन टू लिव। एंड इकिगाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 पार्ट्स। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मैं आपको कुछ डायग्राम से समझा रहा हूँ। इमेजिन करो, ये जो पहला सर्कल आपको दिख रहा है ये उस चीज का है व्हाट यू लव, मतलब जो चीजें आपको पसंद है। ये जो दूसरा सर्कल है ये उस चीज का है इन व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छे हो। तीसरा सर्कल उन चीजों का है जिससे आपको पैसे मिलेंगे। और जो चौथा सर्कल है ये उन चीजों का है जिसकी इस दुनिया को जरूरत है। ठीक है, तो चलो, जो पहला और दूसरा सर्कल है उससे आपको आपका पैशन मिलेगा, याद रखना, उससे आपको आपका पैशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, नई किताबें पढ़ के, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना पसंद है, ये आपका पैशन हो गया।
राइट। जो दूसरा और तीसरा सर्कल है वो मिलके आपका प्रोफेशन बनेगा। मतलब आपने जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाई उसी के आपको पैसे भी मिल रहे हो तो वो आपका प्रोफेशन बन जाएगा। जिन चीजों में आप अच्छे हो और उसी को आपने अपना काम बनाया और उसके आपको पैसे मिल रहे हो, वो आपका प्रोफेशन बनेगा। तीसरा और चौथा सर्कल मिलके बनेगा आपका वोकेशन। मतलब जिस ऐप के आपको पैसे मिल रहे हैं उसी की दुनिया को जरूरत है, उसी की दुनिया को जरूरत है। और आखिरी चौथा और पहला सर्कल मिलके बनेगा आपका मिशन, बनेगा आपका मिशन। मतलब जिस ऐप की दुनिया को जरूरत है उसी को बनाना आपको पसंद है, ये हो जाएगा आपका मिशन। और मैं आपको इससे अगर आगे समझाऊं, लेकिन तकलीफ ये, प्रॉब्लम ये कि हमेशा बच्चों को बताया जाता है, हमें भी बताया गया है, जस्ट फाइंड योर पैशन। मैं कई सारी आजकल बॉलीवुड मूवीज में देखता हूँ कि लिखा रहता है जस्ट फाइंड योर पैशन, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने अब तक कम से कम 40 से 50 किताबें पढ़ ली है, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि सिर्फ पैशन फाइंड करो। क्यों? क्योंकि पैशन आपकी लाइफ का एक पार्ट है। पैशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इकिगाई। पूरी लाइफ आप सिर्फ पैशन नहीं फॉलो कर सकते, आपको ये चारों चीजों को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, जो मैं अगर मेरा एग्जांपल लूं, मैं आज से कुछ साल पहले मैंने एक कॉलेज में पढ़ा है जहाँ पे मैं 11th-12th को मैथ्स पढ़ाता था। मेरे कोचिंग क्लासेस हुआ करते थे, लेकिन वो सब छोड़ के मैं आज ट्रेनिंग फील्ड में आया। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करना पसंद है। सो दिस इज व्हाट आई लव, ये जो मैं आप लोगों के सामने इस वक्त कर रहा हूँ। इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस, इन्हीं चीजों में खुद को अच्छा करने के लिए मैंने कई प्रैक्टिस की, कई किताबें पढ़ी, कई ट्रेनर्स के सेशंस अटेंड किए और खुद को इसमें अच्छे बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट आई एम गुड एट। अच्छा, इसी चीजों की ना बच्चों को जरूरत भी है, इसी चीजों की लोगों को जरूरत भी है। फिर एक बार मैं आप लोगों से चैट बॉक्स यूज कराने वाला हूँ। टीचर, स्टूडेंट, सब लोग मुझे आंसर दो। इफ यू गाइस एग्री विथ मी, जस्ट टाइप एग्री इन योर चैट बॉक्स। एक कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी कौन सी होती है? और मैं हमेशा इसका आंसर देता हूँ, स्टूडेंट्स कम्युनिटी। जी हाँ, स्टूडेंट्स कम्युनिटी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, आजकल सबसे फ्रस्ट्रेटेड, सबसे बेचैन, सबसे एंजाइटी में सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी है? वो भी तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की कम्युनिटी है। तो मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी, अगर वही सबसे परेशान कम्युनिटी भी होगी तो इज इट गुड? नो। और इसीलिए मैंने देखा कि दिस इज व्हाट वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ, और मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। और आखिरी पता है, इन्हीं चीजों के मुझे पैसे भी मिलते हैं। सो ये चारों चीजें मेरा इकिगाई बन गई। पता है, इन चीजों, ये सारी चीजें मेरे लिए इजी की हो जाती है। मैं आप लोगों के लिए 6 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटे भी ये सेशन दे सकता हूँ बिना थके। क्यों? बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन इज माई इकिगाई। तो एक ही आपको काम करना है। क्या करना है आपको? आपको आपका पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन। पता है, फिलहाल बच्चों को ना, अगर आप इनमें से दो, एक या दो भी दिखा दोगे ना, तो भी एक बच्चा कर लेता है, पढ़ाई करने लग जाएगा। आपको उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा। और एक बार एक ही गाय मिल गया, मतलब एक बार व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इन चीजों को जब आप पकड़ लेते हो तो आपको आपका इकिगाई मिलता है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें अपना इकिगाई मिल चुका था। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको सचिन तेंदुलकर का, तो सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट खेलना पसंद है। उन्होंने खुद को प्रैक्टिस करके, कई साल प्रैक्टिस करके इसमें खुद को अच्छा भी बनाया। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने के पैसे भी मिलते हैं। और आखिरी, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देख के लोगों को खुशी होती है। मतलब सचिन तेंदुलकर इज अ इम्पोर्टेंट पर्सन टू द कंट्री। क्यों हो पाया ये? बिकॉज क्रिकेट खेलना उनकी इकिगाई थी। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें दे नो देयर इकिगाई। और पता है, आज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेरा ये स्टेटमेंट याद रखना। एक बार आपको आपका इकिगाई मिल जाता है ना, तो आपकी एक फ्लो स्टेट बन जाती है। मतलब आप हमेशा बहते रहते हो, यू ऑलवेज कीप फ्लोइंग। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आप फ्लो करते रहोगे, आप बहते रहोगे एक नदी की तरह, और नदी को कोई चीज रोक नहीं सकती है। और एक बार आप इस फ्लो स्टेट में आ जाओ ना, आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कब आएगी ये फ्लो स्टेट? जब आपको आपका इकिगाई मिलेगा। स्टीव जॉब्स जो है वो जापानीज वर्कर से काफी प्रभावित थे, काफी मोटिवेटेड थे उनसे। उन्होंने कई सारी टेक्निक्स अपनी कंपनी में भी यूज की थी इसकी। स्टीव जॉब्स जो मानते थे कि वो एक ही, पता है, वो एक ही यूनिफॉर्म पहनते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि इससे मेरा टाइम बचेगा। ये भी उनको जापान से ही सीखने मिली थी। एक बहुत बड़े जापान के प्रोड्यूसर है, स्टूडियो है जिनका, हयायो मियाजाकी, वो अपने स्टूडियो में कई कई दिनों तक काम कर रहे होते थे, कई कई दिनों तक काम कर रहे होते थे। वो भूल जाते थे कब पब्लिक हॉलीडे है, कब किसी का बर्थडे है। और इतना काम करने के बाद भी ही नेवर यूज्ड टू गेट टायर्ड, वो कभी थकते नहीं थे। क्यों?
बिकॉज इट इज हिज इकिगाई। आपके स्क्रीन पे एक नाम आपको दिख रहा है, जीरो ओनो, जो बराक ओबामा के साथ है। पता है मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो अब 95 ईयर्स के, जी हाँ 95 ईयर्स के, लेकिन आज भी वो जापान की सबसे अच्छी डिश सुशी बनाते हैं। और क्यों बना पाते वो इस एज में भी? बिकॉज इट इज इज इकिगाई। सुशी बनाना उनकी इकिगाई है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बार आपको आपका इकिगाई मिल गया ना, तो आप इररिप्लेसेबल हो जाओगे। जी हाँ, आप इररिप्लेसेबल हो जाओगे। इवन टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। कैसे? आपके सामने आपको एक नाम दिख रहा है, मार्क कोट। ये कोच लाइन पेंटर है एक कार कंपनी के जिसका नाम है रोल्स रॉयस। आज भी वो अपने हाथ से उस कार पे लाइन बनाते हैं। आज भी टेक्नोलॉजी उनको रिप्लेस नहीं कर पाई है। क्यों? बिकॉज इट इज हिज इकिगाई। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, पता है, जब आप अपने काम में अगर टीचिंग आप अपना इकिगाई बना लो, तो एक याद रखना, कितना भी 2G 3G और 4G आए, गुरुजी को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बस करना क्या है, इसको अपना इकिगाई बनाना है। और एक बार आप अपना इकिगाई बना लोगे, आप इरिप्लेसेबल बन जाओगे। लेकिन कैसे मिलता है इकिगाई? तो आपका इंट्यूशन और आपकी क्यूरियोसिटी, ये मिलके आपको आपका इकिगाई फाइंड करा के देती है। आज आपने आपका क्यूरियोसिटी आपको यहाँ पे लेके आया है, आपको ये वेबिनार अटेंड करने के लिए। इंट्यूशन या आपको धीरे धीरे इसके लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लेकिन हाँ आपने एक स्टेप ले लिया, दैट इज क्यूरियोसिटी। इस ऐसे बनता है आपका इकिगाई। अगर मैं आप लोगों को एक सवाल करूँ, ये सवाल मैं आपसे नहीं करने वाला हूँ, आपको खुद से करना है, व्हाट इज योर इकिगाई? एक मिरर के सामने खड़े रह के अगर आपने खुद से सवाल कर लिया ना, व्हाट इज योर इकिगाई, डेली खुद सुबह खुद को एक सवाल करो। जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, ये सवाल करो। जब भी लाइफ में ऐसा लगे कि करने के लिए कुछ नहीं है, खुद को ये सवाल करो, व्हाट इज योर इकिगाई, मतलब व्हाट इज योर रीजन टू लिव। क्योंकि जापानीज लोग मानते हैं कि हम सब लोग इस दुनिया में कोई ना कोई बड़ा काम करने के लिए जरूर आए हैं। कौन सा काम? ये हम सबको खुद से सवाल पूछना होगा। एक मिरर के सामने डेली खड़े रह के खुद से सवाल करो, व्हाट इज योर इकिगाई। और इसके पहले कि मैं इस चीज को कंक्लूड करूं, इस चीज को मैं कंक्लूड करके आप लोगों को बताऊं कि आज विल कॉल इट फॉर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आप लोगों ने, मेरे मेंटर हमेशा कहते थे, मेरे मेंटर प्रजेश ट्रॉट्स्की हमेशा ये चीज कहते हैं कि लाइफ में आपको अगर कोई अच्छी चीज सीखनी है ना, उसके लिए भी नसीब लगता है। तो आज जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे हो, लकी फील करो खुद को कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा था। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा था, कोई तकलीफ नहीं हुई, और आप लोगों ने ये सेशन सुना। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं अच्छी चीज याद रखना है, सब लोग अच्छी चीज सीखने के लिए भी नसीब लगता है। और इसके पहले कि मैं कंक्लूड करूँ, इस चीज को पूरा एक बॉक्स में भर के मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है आपके लिए। एक लास्ट एक स्टोरी के साथ मैं इस चीज को खत्म करूंगा। और स्टोरी ऐसी है, ये स्टोरी शुरुआत होती है एक गांव से। और एक गांव होता है जहाँ पे एक आदमी रहता है जिसको एक ट्रॉफी दी जाती है ये बोल के कि ये आदमी इस गांव का सबसे होशियार आदमी है। और जब भी हम देखते हैं, अगर हमें भी ट्रॉफी मिलती है तो कोई ना कोई तो होता है जिसको हमसे जलन होती है। तो उसी तरह उस आदमी को एक ट्रॉफी मिलती है जो बोलती है कि ये आदमी इस गांव का सबसे अमीर आदमी है। और कई सारे लोग उससे जलन फील करने लग जाते हैं, जेलस फील करने लग जाते हैं। एक आदमी पूरा दिन ये सोचता रहता है कि कैसे मैं इस आदमी को नीचा दिखाऊं। पता है वो एक टेक्निक सोचता है, वो अपने हाथ में एक तितली पकड़ लेता है, जी हाँ बटरफ्लाई पकड़ लेता है। और पता है वो क्या सोचता है कि ये मैं उस आदमी के पास जाऊंगा और उसको पूछूंगा कि बता, ये जो हाथ में मैंने तितली पकड़ी हुई है, ये जिंदा है या मर गई। अगर वो बोलेगा कि वो जिंदा है तो मैं इसको ऐसा मसल के मार दूंगा, और अगर वो बोलेगा कि ये मर गई तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा। और दोनों में वो आदमी बेवकूफ साबित होगा। ये आदमी उस समझदार आदमी के पास जाता है और उसको बोलता है बता, एक सवाल का जवाब मुझे तुझसे पूछना है। वो आदमी कई बार मना करता है कि बाद में करते हैं, लेकिन ये मानता नहीं है। फाइनली समझदार आदमी बोलता है ठीक है पूछ सवाल। और ये आदमी उससे सवाल करता है कि बता, ये जो मेरे हाथ में बटरफ्लाई है, ये जो तितली है, ये जिंदा है या मर गई। समझदार आदमी बड़े शांति से, यहाँ उसका आंसर सुनना गाइस, समझदार आदमी बहुत शांति से उसको आंसर देता है कि देख भाई, ये जो तेरे हाथ में तितली है ना, ये जिंदा है या मर गई ये तो तेरे हाथ में। अगर तू इसको ऐसे कर देगा तो ये मर जाएगी, लेकिन अगर तू इसको ऐसे छोड़ देगा ना तो ये जी लेगी। उसी तरह आज ये जो मैंने आप लोगों को नॉलेज दिया है, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो ये मर जाएगा, लेकिन आज अगर आप इसको अपने अंदर खोल दोगे, अपने अंदर छोड़ दोगे, तो ये आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ये मेरी एश्योरिटी है। So with this, I like to thank you everyone for being here, and I like to conclude it from my side.
any questions to anyone. And meanwhile, ma'am, I'd like you to take over now. Thank you so much everyone for being here and hearing me out. Yeah, thank you, sir. It was a wonderful. Thank you so much. Thank you. If any questions are there, we can take. Sure. Students, any questions? Students? I think it was a wonderful session, and we have so many students. I would request them to ask questions. Teachers can also ask. Lubena is asking. You can ask, child. Yeah, there's a student named as Lubena, and she's asked, do these memorizing tricks retain knowledge longer than in rote learning? Of course, rote मतलब रट्टा मारने से आप कुछ याद चीजें आप रिटेन नहीं कर सकते हो. याद रखना ये चीजें आप मैंने इन्हीं टेक्निक्स के मदद से बच्चों को 300 साल के कैलेंडर याद कराए. कल ही मेरा एक वर्कशॉप खत्म हुआ जिसमें मैंने बच्चों को 300 साल के कैलेंडर याद कराए. पूरा पीरियोडिक टेबल 16 मिनट में याद कराया. पूरा पीरियोडिक टेबल. ठीक है, ये सारी चीजें कैसे उनको याद कराए इन्हीं टेक्निक से. लेकिन रोट मेथड कहीं पे भी यूज नहीं किया, क्योंकि रट्टा मारने से आपका माइंड पसंद नहीं करता है रट्टा मारना. याद रखना ये चीज. हाउ मच ऑफ गुड मेमोरी इज हेरिडिटरी एंड हाउ मच विल इट इंक्रीज विद ट्रेनिंग? ओके, हेरिडिटरी नहीं होता है पहले तो इन चीजों में ज्यादा कुछ, लेकिन हाँ ट्रेनिंग से ये बढ़ती जरूर है. और कौन सी ट्रेनिंग, वो भी बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा. मैंने आप लोगों को जो याद कराया ये उसमें से एक टेक्निक है जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम. मैंने आज आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन माइंड में, हमारे जिस तरह कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारा ब्रेन एक्ट एज एन हार्डवेयर और हमारा माइंड एक्ट एज एन सॉफ्टवेयर. और उस सॉफ्टवेयर के लिए आज मैंने आप लोगों को ये एक टेक्निक जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. ऐसे ही कई सारी टेक्निक्स होती है, डिपेंड आप कौन सी टेक्निक इजी करते हो. विच ऑफ दिस द सब्जेक्ट इजियर टू मेमोराइज, साइंस और लैंग्वेज? एनीथिंग यू कैन. मैं कोई भी चीज याद करा सकता हूँ इस टेक्निक्स को यूज करके. मैंने कई बच्चों को, जैसे मैंने आपको बताया 300 साल के कैलेंडर, पीरियोडिक टेबल, इसके अलावा भी जो हम देखते हैं दफा 420, दफा 144, ये धारा 420, धारा 144, ये सारी चीजें भी मैंने बच्चों को याद कराई हुई है. तो इससे आप कोई भी चीज याद कर सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है इस चीज के. अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऐसी कौन सी एक टेक्निक है जो आप लोगों को आज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, तो क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो? विच वाज द वन टेक्निक, दैट वन टेक्निक जो आप बोलोगे कि सर ये बहुत अच्छी थी, ये हम लोगों को बहुत पसंद आई. एक टेक्निक इन योर चैट बॉक्स. इकिगाई. ओके, इकिगाई. I like some more answers. Ikigai. Tables, very good. Of course, tables. Indeed, help us to ignite students to understand their ikigai. Of course. Ikigai, tables. Okay. कल ही जो मैंने वर्कशॉप खत्म किया उसमें मेरे बच्चों को आगे के कुछ स्टेप्स सिखाए थे कि हाउ दे विल देयर फाइंड देयर इकिगाई. उसके बहुत स्टेप्स होते हैं, बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन, ये दोनों चीजें यूज करना टू ऑल द स्टूडेंट्स. और याद रखना इस टेक्निक को अपने अंदर छोड़ने के लिए, और ये आपको सक्सेसफुल बनाएंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच मैम once again. And thank you to all the students. I hope I have satisfied your questions and I have added some value in your life today. Thank you so much. Yes, sir, of Definitely, course. sir. Yes, Thank you, yes, sir, happy to. for you so taking much, out sir. time for this session and helping our students to improve their memories and concentration. It was really an amazing session. The techniques which you told here for learning meanings, tables, and inventors, and especially about the Ikigai, I hope all our students will be surely benefited by this. I also take this opportunity to thank Chancellor Sir for providing us with this awesome opportunity to attend this session. Thank you once again, sir. Thank you so much, ma'am, and thank you so much Thank you, everyone.